गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस क्लास 10th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज इन इफेक्ट द समरी ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि अगर हमें किसी बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब is given by this is the expression to calculate the resistance of the bulb. This is very important. R is equal to V square over P, where जो V है that is actually the voltage marked on the bulb and P stands for the power. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, आई होप यू कैन सी हेयर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। गिवन है कि इट इज मार्क्ड एज 100 वॉट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे V स्क्वायर बाय P, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर वोल्टेज की बात करें तो ये हमारी है वोल्टेज 220, अगर बात करें वॉट की पावर की तो ये हमारी है पावर। तो यहाँ पे V की वैल्यू 220 पुट करेंगे, 220 का स्क्वायर, आई होप यू कैन सी हेयर, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर हमें 100 गिवन है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे या सिंपलीफाई करेंगे। 220 दो बार मल्टीप्लाई होकर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बल्ब का आएगा दैट विल बी 484 ओम। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, वेयर V इज इट्स वोल्टेज एंड P इज इट्स पावर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं हीट एंड पावर के। अगर स्टूडेंट बात करें हीट जनरेटेड के, दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। पहले अगर हीट की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेयर I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब हम किसी वायर से जिसका कि रेजिस्टेंस R है करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वायर गर्म हो जाती है, और उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये तो इन टर्म्स ऑफ करंट हमारा एक्सप्रेशन है। अगर स्टूडेंट हमने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हीट कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे H इज इक्वल टू V स्क्वायर T ओवर R, V स्क्वायर T ओवर R इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अगर हमें दोनों ही चीजें गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है, वी शुड यूज दिस एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू VIT, वेयर V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड T इज टाइम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ करंट I स्क्वायर RT, this is in terms of voltage V square T over R, and this is in terms of voltage and current both VIT। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हमने पावर के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, जो पावर हमारी होती है दैट इज एक्चुअली एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम, तो इन सभी एक्सप्रेशन से हमारी T हट जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा T हट जाएगा तो I स्क्वायर R, यहाँ भी सेकंड एक्सप्रेशन में T हट जाएगा तो V स्क्वायर ओवर R, यहाँ भी T हटेगा तो वी विल गेट VI। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज पावर। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं। I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T ओवर R, VIT, दीज आर एक्सप्रेशन फॉर हीट। सिमिलरली देयर आर 3 एक्सप्रेशन फॉर पावर। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये है कि जो हमारा किलोवाट आवर होता है दैट इज एक्चुअली द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। हमारे पास स्टूडेंट जो किलोवाट यूनिट होता है दैट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ पावर, लेकिन जो किलोवाट आवर है दैट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव किया है कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो पहले स्टूडेंट किलो की जगह हम लिखेंगे 10⁻3, उसके बाद एक आर में हमारे सेकंड होते हैं 3600, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 10⁵। थोड़ा सा रीसेट करेंगे तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा किलोवाट आवर और जूल में, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। This is a very important relation between kilowatt hour and joule. 1 kilowatt hour is equal to 3.6
इंटू 10⁻⁶ जूल। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें दो तरह के ग्राफ गिवन है, हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे जो हमारी लाइन है ये एक्चुअली वीआई ग्राफ है, मेटल्स का है। जो लाइन है स्टूडेंट हमारी वोल्टेज के पास होती है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे R1 अगर देखें तो दैट इज़ क्लोजर टू V। तो यहाँ पे वी विल से कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2। जो लाइन V के पास होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली दूसरे ग्राफ में देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे R2 हमारी दैट इज़ क्लोजर टू V। तो इस केस में हमारी अगर देखें तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1। दीज आर एक्चुअली VA ग्राफ। VA ग्राफ से हम कंपेयर कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में एक्चुअली हमें स्टूडेंट ये समझाया है कि अगर हमें कोई VA ग्राफ गिवन है तो उस VA ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट एक्चुअली गिव यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, ये हमें एक VA ग्राफ गिवन है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज की सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आई सिलेक्ट दिस वोल्टेज 9। मैंने वोल्ट R हमारे पास होता है, R इक्वल टू V/I होता है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज जो स्टूडेंट 9 ली है। सिमिलरली इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने करंट देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे अगर करंट देखें तो करंट हमारी है 15। तो वोल्टेज हमारी हुई 9 और करंट हमारी हुई 15। तो मैंने यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। आई होप यू कैन सी हियर। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/5 ओम। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट अ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मेटेलिक कंडक्टर फ्रॉम VI ग्राफ। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक पर्सन के पास 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस है। हमें मैक्सिमम या मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है कि कितना ऑब्टेन किया जा सकता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्टूडेंट तब ऑब्टेन होता है कि जब व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्चुअली। तो यहाँ पे हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए। सीरीज में स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है R1 + R2 + R3। दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली सीरीज में R1 + R2 एंड सो ऑन + R2 एंड सो ऑन। तो मैंने सभी को प्लस कर दिया है 1/5 + 1/5। तो ऐड अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा 1 ओम। दिस इज एक्चुअली दी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जब भी हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऐड अप ऑब्टेन करना है तो वी शुड कनेक्ट दीज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। आगे है अगर मिनिमम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ हम पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। आई होप यू कैन सी हियर 1/Rp = 1/R1 एंड 1/R2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 1/Rp की स्टूडेंट वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी एक्चुअली 25। तो यहाँ पे हमें उसके बाद रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। तो Rp हमारे पास आ जाएगा 1/25 ओम। तो Rp की वैल्यू आएगी 1/25 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास 1 ओम आ सकता है, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया है। देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1 ओम जबकि मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी 1/25 ओम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें 2 पॉइंट गिवन है A एंड B और हमें एक चार्ज को मूव करना है। चार्ज हमें गिवन है 2 कूलम्ब। A के ऊपर हमें पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट और यहाँ गिवन है -5। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है जस्ट टू मूव जस्ट शिफ्ट दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क हमारे पास आएगा Q × V। तो चार्ज स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो चार्ज हमारे पास 2 कूलम था। दिस Q इज एक्चुअली 2 कूलम। अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, वो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे ऑब्टेन करना है, वो जस्ट ऐसे ऑब्टेन करेंगे A और B के बीच। पहले हम लिखेंगे 10, फिर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -5। तो ये हमारे पास आएगा 10 + 5। तो 15 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा A और B के बीच 15। तो यही मैंने लिखा है। आई होप यू कैन सी हियर। तो पहले हम लिखेंगे 10 माइनस, उसके बाद फिर -5। तो ये बन जाएगा 10 + 5 15। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 30 जूल। तो A से B तक जो वर्क डन है दैट विल बी Q × ΔV। जब भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वी शुड गिव ड्यू कंसंट्रेशन टू द साइन ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे एक्चुअली हमें 3 वायर्स गिवन है, तीनों का एरिया और लेंथ डिफरेंट है। हमें रेजिस्टेंस उनके कंपेयर करने हैं, मटेरियल उनका सेम है। लेट्स से इट इज कॉपर
तो R1 की स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, R1 हमारे पास आएगा डायग्राम से, R1 विल बी रो एल ओवर ए, क्योंकि फर्स्ट वायर का जो लेंथ है वो L है, जबकि उसका जो एरिया है वो A है। अब दूसरी वायर की बात करते हैं, उसकी लेंथ स्टूडेंट यहाँ पे 3L है, आई होप यू कैन सी हियर इट इज़ 3L। सेकंड वायर की जो लेंथ है दैट इज़ 3L। अगर बात करें एरिया की, एरिया उसका है A/3, तो यही यहाँ पे पुट करेंगे, लेंथ की जगह 3L, एरिया की जगह A/3। सिमिलरली थर्ड वायर के लिए भी स्टूडेंट हम पुट करेंगे। थर्ड वायर का अगर देखें तो थर्ड वायर का हमारे पास लेंथ है L/3, दिस इज़ L/3, और एरिया उसका है 3A। तो यही मैंने यहाँ पे पुट किया है, देखिए लेंथ की जगह L/3 और एरिया की जगह 3A। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा रीसेट करते हैं। रीसेट करके स्टूडेंट कुछ ऐसे बनेगा, इसको देखिए, अगर ये हमारा जो 3 है, दे 3 स्टूडेंट ऊपर चले जाएगा तो 9 बन जाएगा। सिमिलरली ये 3 हमारा नीचे आएगा, ये वाला 3, तो यहाँ भी नीचे भी 9 बनेगा। तो यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। तो कुछ रेशो ऐसे आ जाएगी, रो एल ओवर ए, सेकंड हमारा पास ये आएगा और थर्ड हमारे पास दिस। तो यहाँ नोट करने वाली है, यहाँ हमारे पास 9 ऊपर आएगा, यहाँ हमारे पास 9 नीचे। उसके बाद स्टूडेंट रो एल ओवर ए कैंसिल कर देंगे, तो व्हाट वी आर लेफ्ट 1:9:1/9। तो R1, R2 और R3 की रेशो हमारे पास आ गई 1:9:1/9। तो यहाँ से अगर देखें तो स्टूडेंट इट इज़ क्लियर कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है दैट इज़ एक्चुअली दिस है, R2 सबसे ज़्यादा है, R2 इज़ ग्रेटेस्ट। अगर बात करें लीस्ट की तो R3 इज़ एक्चुअली लीस्ट, R3 दिस इज़ एक्चुअली लीस्ट, R3। सो R2 इज़ ग्रेटेस्ट, जबकि R3 हमारे पास है लीस्ट। तो हमारे पास ये ऑर्डर बन जाएगा, दिस ऑर्डर, R1, R2 और R3 का। R2 इज़ ग्रेटर देन R1, ग्रेटर देन R3। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि अगर हमें 1 कूलम चार्ज ऑब्टेन करना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे Q = NE। तो Q यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 1 कूलम, जबकि N हमें कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू स्टूडेंट वी नो 1.6 × 10⁻⁻19, दिस इज एक्चुअली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से N की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1/1.6 × 10⁻⁻19। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए 6.25 × 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए। आगे है स्टूडेंट की, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, हम उनको कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 9 ओम आए, जहाँ हमारे पास 4 ओम आए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया है कि 2 रेजिस्टेंस को एक्चुअली मैंने, आई होप यू कैन सी हियर, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3। एक्चुअली फार्मूला यूज़ करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 और 6, दिस 3 और ये 6 हमारे सीरीज में है, तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 9 ओम आ जाएगा। इसका मतलब 9 ओम ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस दीज आर एक्चुअली इन पैरेलल दीज, तो 2 रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाने चाहिए और 1 रेजिस्टेंस हमें लगाना चाहिए सीरीज में। अब चलते हैं कि 4 ओम कैसे ऑब्टेन करेंगे वो भी देख लेते हैं। 4 ओम के लिए स्टूडेंट एक्चुअली हमें 2 रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा सीरीज में और 1 लगाना पड़ेगा पैरेलल में। आई होप यू कैन सी हियर 2 इन सीरीज और 1 ये हमारा है पैरेलल में। तो यहाँ अब ऑब्टेन करके देख लेते हैं। 6 और 6 एक्चुअली इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट होगा 12, सीरीज में है। उसके बाद 12 और 6 हमारे पैरेलल में है, तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4 ओम, जो हमें चाहिए। इसका मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें रेजिस्टेंस 2 सीरीज में और 1 हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन अवर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। आई होप यू कैन सी हियर कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे स्टूडेंट, तो हमारी अपवर्ड करंट के लिए हमारी हमेशा ही अपवर्ड करंट के लिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी होती हैं एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू कैन सी हियर एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड करंट के लिए। सिमिलरली डाउनवर्ड करंट के लिए स्टूडेंट दे आर क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लॉकवाइज फॉर डाउनवर्ड करंट, यहाँ लिखा भी है देखिए। आई होप यू कैन सी हियर क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड करंट के लिए क्लॉकवाइज और अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस होती हैं, जो कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें स्ट्रेट कंडक्टर गिवन है, हमें ये डिसाइड करना है कि जो पॉइंट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस हुआ कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर है करंट और दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। सेकंड फैक्टर है एक्चुअली डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आई एंड आर के ऊपर। इसलिए हमारा एक्सप्रेशन बनेगा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। कहने का मतलब ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कंबाइन करेंगे तो बी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताए हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच, एसी और डीसी के बीच। यहाँ पे स्टूडेंट अगर एसी की बात करें तो एसी में हमारी जो पोलैरिटी है, फर्स्ट लिखा है एसी में हमारी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी है पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव है, ये अगेन पॉजिटिव। एसी में हमारी पोलैरिटी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड भी आई होप यू कैन सी हियर। यहाँ पे हमारा अगर देखें, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड है 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्टूडेंट है मैक्सिमम। तो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड भी देखिए ऐसे चेंज होता है, फिर नीचे फिर कम होता है, अगेन ऐसे मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और पोलैरिटी भी चेंज होती है ऑल्टरनेटिंग करंट में। अगर बात करें स्टूडेंट डीसी में जो हमारी पोलैरिटी है वो तो सेम ही रहती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी बिलो एक्स एक्सिस। अगर ऊपर है तो ऊपर रहेगी, अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगी। पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डीसी की, स्टूडेंट मैग्नीट्यूड जो डीसी का होता है वो चेंज हो भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया, यहाँ तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम कुछ लाइन ऐसे की बनाएं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे की लाइन बनाएं, ऐसे की, देखिए यहाँ पे पोलैरिटी तो पॉजिटिव है, दोनों की पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट डीसी। तो दिस इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट है कि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी को स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि हमारी बैटरी या सेल में हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो एसी की जो स्टूडेंट ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा डिफ़िकल्ट है। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, एसी की स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में तो इट इज़ 50 हर्ट्ज़, जबकि यूएसए वगैरह में इट इज़ 60 हर्ट्ज़। जबकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, बिकॉज देयर इज़ नो वेरिएशन। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, जबकि एसी की 50 हर्ट्ज़। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। असल में स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे मैंने एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने जूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर गई हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऊपर टेंजेंट हुआ, ये हमारे पास हुआ सेकंड लाइन के ऊपर टेंजेंट। तो हमारे पास पी पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ पे दो डायरेक्शंस आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट विल हैव ए सिंगल डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड
करंट पास हो रहा है, यहाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। फर्स्ट पॉइंट तो स्टूडेंट ये है कि यहाँ से एक्चुअली हमारी करंट एंटर कर रही है। तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन से देखें फ्रॉम दिस, तो लूप में हमारा ये जो करंट है स्टूडेंट, दिस करंट ये हमारा क्लॉकवाइज नज़र आएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज स्टूडेंट क्लॉकवाइज नज़र आएगा, तो उसका रूल क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने, आई होप यू कैन सी है, यहाँ मैंने क्लॉकवाइज करंट बनाया है लूप में, क्लॉकवाइज। तो जहाँ क्लॉकवाइज करंट होता है वहाँ स्टूडेंट हमारा साउथ पोल जनरेट हो जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, क्लॉकवाइज करंट में साउथ पोल बनता है, जबकि सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा। हेयर नॉर्थ, यू विल गेट नॉर्थ पोल वेयर यू विल गेट एंटी क्लॉकवाइज करंट। यहाँ से हमने देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो रिमेंबर करना है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्टूडेंट होती हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली। तो नॉर्थ टू साउथ है। अगर हम अंदर की बात करें, अंदर हमारी स्टूडेंट साउथ टू नॉर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो एक्चुअली सोलिनॉइड के दो एंड्स होते हैं, एक एंड बन जाता है साउथ जिसमें करंट एंटर करती है वो साउथ, जिससे बाहर आती है वो नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ होती हैं एक्सटर्नली, जबकि अंदर हमारी स्टूडेंट सोलिनॉइड के डियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट डिपेंड करता है एन आई के ऊपर। आई होप यू कैन सी हियर, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट है। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स या करंट ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हमें प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन दिखाई हुई है। आई होप यू कैन सी हियर द इमेज। दिस इज एक्चुअली द इमेज ए डैश बी डैश। ए डैश पॉइंट ऊपर है हमारा, तो इमेज हमारा है इरेक्ट, और डॉटेड लाइन ने फॉर्म किया है तो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद दोनों की हाइट भी सेम ही है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की हाइट भी सेम ही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है, ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होते हैं। यही कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं। प्लेन मिरर में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, साइज ऑफ इमेजेस इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और लास्ट एक और भी है, लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना होता है प्लेन मिरर में, लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना, जिसमें कि हमें जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट साइड नज़र आती है और राइट वाली लेफ्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 17 पे। यहाँ पे एक्चुअली हमें स्टूडेंट बताया है कि प्लेन मिरर में जो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। ये एक्चुअली हमारे पास है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये स्टूडेंट हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, आई इक्वल टू आर। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, दिस एंगल विल आल्सो भी थीटा। तो हमारे पास वैसे तो ये एक्सपेक्टेड पाथ ये था इसका, इसने से सीधे ही जाना था। तो ये इन दोनों के बीच स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितना एंगल है वो देख लेते हैं। ये टोटल एंगल स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास है, दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल हमारे पास है 180। तो 180 में से हम ये ट्वाइस ऑफ थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ये वाला थीटा और एक ये वाला थीटा। 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा एंगल ऑफ डेविएशन होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। पॉइंट नंबर 18 में स्टूडेंट हमें समझाया है कि अगर हम किसी मिरर को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो सेम रहती है, क्योंकि आर सेम रहता है। एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। सिंस आर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, देयरफॉर फोकल लेंथ भी पानी में या किसी और लिक्विड में सेम ही रहेगी। लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, लेंस की पावर कम हो जाती है, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। एक बार फिर से समराइज करते हैं, मिरर की फोकल लेंथ सेम रहती है, जबकि जो हमारी लेंस की फोकल लेंथ है वो हमारी बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ साइन कन्वेंशन से स्टूडेंट ये है, पहले मैंने कनकेव वाली केस डिस्कस किए हैं। कनकेव वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नोट करने वाली बात है, यहाँ नोट करने वाली बात है कि सबका देखिए यू तो नेगेटिव ही है।
यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस। उसके बाद अगर कनकेव की बात, जहाँ कनकेव वर्ड है वहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो एफ है दैट विल बी एक्चुअली नेगेटिव। कनकेव टर्म में एफ नेगेटिव होगी, जबकि कन्वेक्स में हमारी एफ होगी पॉजिटिव। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया है। जहाँ कनकेव टर्म है वहाँ एफ नेगेटिव, जहाँ कन्वेक्स टर्म है वहाँ एफ पॉजिटिव। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप पर स्टूडेंट ये है कि जो कनकेव लेंस होता है उसमें तीनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं। यू वी एफ नेगेटिव कनकेव लेंस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, इसलिए इसकी वी प्लस माइनस हो सकती है। सिमिलरली स्टूडेंट कन्वेक्स लेंस भी दोनों तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वी हो सकती है। जबकि कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर, तो इसकी जो वी है दैट विल बी प्लस। तो दिस इज समथिंग अबाउट साइन कन्वेंशंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं 20th पॉइंट पे। प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है +1। इसका मीनिंग ये होता है, प्लस का मीनिंग होता है कि इमेज हमारा इरेक्ट बना है सीधा, और 1 का मतलब है सेम साइज़ का बना है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो प्लेन मिरर में इट विल अपीयर 5 फुट 6 इंच। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे 21 पॉइंट में स्टूडेंट हमें समझाया है कि यहाँ पे ये हमारा है डेंसर मीडियम, एक्चुअली दिस इज डेंसर मीडियम। ये हमारी है इंसिडेंट रे। जब हमारी ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्टूडेंट वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसर में एंटर करने पे इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये जो मैंने है ये रेयर बनाया है। अगर ये रेयर होता तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो फिर इसने क्या करना था, इसने नॉर्मल से दूर जाना था। डेंसर में बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल और रेयर में बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आइए नेक्स्ट पॉइंट 22 पे चलते हैं। 22 में एक्चुअली हमें समझाया कि जो ग्लास स्लैब है उसमें एक्चुअली जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे और हमारी जो इमर्जेंट रे है वो दोनों ही पैरेलल होती हैं, इसलिए हमारा I इज इक्वल टू ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आइए नेक्स्ट पॉइंट 23 पे चलते हैं। 23 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होगा किसके विद रिस्पेक्ट टू एयर के विद रिस्पेक्ट ही होगा स्टूडेंट, इसलिए ए ऊपर लिखा है। सिमिलरली वाटर का गिवन है, वो कितना है 4/3। किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, एयर के विद रिस्पेक्ट टू ही होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे। NG ऊपर आएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो NG की वैल्यू हमें गिवन है 3/2 और उसकी गिवन है 4/3। तो सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 9/8। तो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव मेन पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव हमें ग्लास का अगर फाइंड आउट करना है तो ग्लास का हम ऊपर रखेंगे न्यूमिनेटर में, जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि अगर हमें ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बी, लेट्स से इट इज 5/4। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हमें बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी 4/5। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 5/4, तो बी का ए के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 4/5। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक टेबल गिवन है, 4 मीडियम गिवन है ABCD।
उनके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। यहाँ हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, और किस में लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होगी एंड स्लोएस्ट होगी। असल में स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट एक्चुअली टेल अस ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें, यहाँ पे हमारा जो मीडियम सी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है 2.42। इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। सिमिलरली अगर बात करें लीस्ट की, तो यहाँ पे तो हमारे पास मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है 2.42, तो इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ग्रेटेस्ट है। सिमिलरली अगर बात करें टेबल थे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो मीडियम है दिस मीडियम डी, इसकी जो अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.2। इसका मतलब इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे कम है, रेयरेस्ट है, रेयर मीडियम है, रेयर। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें जो लाइट है वो हमारी स्लो चलती है ऑप्टिकली डेंसर में, जबकि रेयर में बहुत फास्ट चलती है। इसका मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डी का कम है, तो उसमें लाइट जो है दैट विल ट्रैवल फास्टेस्ट। सिमिलरली जो सी है उसमें हमारी लाइट विल ट्रैवल स्लोएस्ट। तो लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन डी क्योंकि वो रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, और स्लोएस्ट मूव करेगी सी में से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हमें एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है बी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। ये स्टूडेंट हमारी है इंसिडेंट रे, दिस इज एक्चुअली अवर इंसिडेंट रे। ये हमारे पास है दिस इज एक्चुअली अवर नॉर्मल, दिस एक्चुअली इज अवर नॉर्मल। तो हमें स्टूडेंट एंगल जो फाइंड आउट करना है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ फाइंड आउट करना है दिस एंगल। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू 60 नहीं होगी, इनफैक्ट इट विल बी 90 माइनस 60, तो दैट विल बी 30। तो आई इज यर 30 नॉट 60, प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। सिमिलरली स्टूडेंट ऊपर भी ऐसे ही है, ऊपर भी सेम चीज़ है। हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दिस इज एक्चुअली अवर रिफ्रैक्टेड रे, इसका एंगल हमने हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, इनफैक्ट ये एंगल देखना है वर्टिकल के साथ जो कि 60 डिग्री है। इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है और आई हमारा है 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ है एन साइन आई ओवर साइन आर। यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट ये हमारा एंगल आर है, दिस इज एक्चुअली एंगल आर, ये एंगल आर है हमारा जो कि है यहाँ पे 60 डिग्री। तो एंगल आर स्टूडेंट हमारा मीडियम बी में बन रहा है, इसलिए ये जो रेशो है साइन आई ओवर साइन आर, ये बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देगी विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। तो आई की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 60, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सिंप्लीफाई के बाद बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1/√3। अगर हमें ए का फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, दैट विल बी √3। इन दिस वे वी कैन सॉल्व। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू स्टूडेंट 30 डिग्री है, दिस इज एक्चुअली आई हेयर, ये हमारा आई है, दिस इज 30, ये हमारा है एंगल आर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट एन बी विच इज कमिंग 1/√3। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, एक हमें कन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है +10, एक कनकेव लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ है -30। हमें कॉम्बिनेशन में रखा है, हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और पावर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो तो स्टूडेंट हमारे पास होती है पॉजिटिव, तो +10 आएगा, और कनकेव लेंथ की होती है नेगेटिव -30। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास से जो रिजल्टिंग फोकल लेंथ है वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगर पावर कैलकुलेट करनी है, पावर के लिए दैट विल बी 100/f, 100/15 दैट विल बी 20/3, दैट मीन्स 6.67 D। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जो फोकल लेंथ है इन दिस वे वी कैलकुलेट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो मायोपिया है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें हम बुक तो प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर सिटिंग एट लास्ट बेंच ऑफ योर क्लास आप ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते, दूर वाली चीज़ क्लियरली नहीं नजर आती। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है मायोपिया को।
सिमिलरली स्टूडेंट अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, इसमें हमें दूर वाली चीज़ तो साफ नज़र आती है, लेकिन जो पास वाली चीज़ है बुक हम प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते, तो इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में दोनों ही तरह की दिक्कत होती है। डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बोथ कैनॉट बी सीन क्लियरली, तो उसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसको कि हम बाईफोकल लेंस से रिमूव कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। आगे है पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें पूछा है कि एक्स और वाई हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ये एक वाइट लाइट है पासिंग थ्रू दी प्रिज्म, प्रिज्म हमारी इन्वर्टेड है, तो ये तो एक्चुअली इसका एक्सपेक्टेड पाथ है, दिस इज एक्सपेक्टेड पाथ। अगर लीस्ट डेविएटेड कलर देखें तो दैट इज एक्चुअली वाई, तो वाई तो स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए रेड, जबकि एक्स हमारे पास होना चाहिए वायलेट है। ये हमें एक्सट्रीम कलर दिए हैं एक्स एंड वाई, तो लीस्ट डेविएटेड वाई है, तो वाई हमारा होगा रेड, जो कि स्टूडेंट यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल में भी, और एक्स स्टूडेंट हमारे पास है वायलेट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे दो बल्ब्स हैं, दो बल्ब्स, यहाँ पे दोनों बल्ब को हमें दोनों की वोल्टेज सेम है, यहाँ हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हमारी जो रिजल्टिंग पावर होगी दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। यहाँ पे हमारे बल्ब जो हैं दे आर एक्चुअली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जो रेजिस्टेंस का एक्चुअली एक्सप्रेशन उसका उसके बिल्कुल अपोजिट होता है पावर का। आइए चलते हैं 30 पे। 30 पे स्टूडेंट है कि अगर हम एक वायर को ट्वाइस स्ट्रेच करते हैं तो उसका न्यू रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितनी होगी। यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। N की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4R, दैट मीन्स 4R, तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस 4R होगा, ना कि 2R, और रेजिस्टिविटी दैट विल रिमेन सेम। न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4R, जबकि रेजिस्टिविटी हमारी रहेगी सेम। आइए पॉइंट नंबर 31 पे चलते हैं। ये स्टूडेंट हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है। दिस इज एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि वोल्टेज हमारी सेम है, यू कैन सी है 60 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सा जो बल्ब है, 4 बल्ब्स है ABCD, कौन सा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। पैरेलल में जिसकी जो पावर ज़्यादा होती है कंजम्पशन, वो ब्राइटेस्ट ग्लो करता है, तो P इक्वल टू VI यूज करेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ लिखा है नीचे P इक्वल टू VI, तो आई होप यू कैन सी हियर P इक्वल टू VI। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज तो स्टूडेंट सबकी सेम ही है 60, तो इसका मतलब जिसकी I ज़्यादा होगी उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। यहाँ I सबसे ज़्यादा किसकी है, C की है 5 एम्पियर, इसका मतलब C की पावर इज ग्रेटेस्ट, देयरफॉर P हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस भी हम टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V ओवर I से। V की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी 60, I स्टूडेंट हम सभी ऐड अप कर लेंगे, 4, 3, 7, 12 और 15। तो इन दिस वी कैन आल्सो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज कमिंग 4 ओम हेयर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली देयर हमें ये समझाया है कि अगर किसी लूप में हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, आई होप यू कैन सी हियर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारी वहाँ पे हमेशा ही देखिए एन शेप बन रही है बीच में एंटी क्लॉकवाइज के लिए N, आई होप यू कैन सी हियर N। तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है, जबकि क्लॉकवाइज में यू विल गेट साउथ पोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे चलते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमारी जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और हमारा जो थंब है दैट विल एक्चुअली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज एक्चुअली स्टेटेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं 34 में स्टूडेंट है कि हमसे पूछा है कि जो हीटिंग कॉइल है वायर दे आर मेड फ्रॉम अलॉयज,
इसके दो रीज़न है। एक तो अलाई के स्टूडेंट हमारी जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी कंपेयर टू मेटल्स। तो हमारे पास H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फार्मूला है। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी और हमें हीट ही तो ज़्यादा चाहिए हीटिंग कॉयल में। उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी स्टूडेंट अलाई का ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसकी जो क्रोजन रेजिस्टेंस, जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा होता है अलाई का। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड फॉर हीटिंग कॉयल्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ एक्चुअली हमें ये समझाया है कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सेकंड हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप यू कैन सी हियर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्टूडेंट कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू थिकर वायर। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर और लास्ट फैक्टर हमारे पास है टाइप ऑफ मटेरियल। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो सिल्वर होता है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और यू कैन से इसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ द लीस्ट। आगे है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में एक्चुअली स्टूडेंट जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है, दे एक्ट एज प्रिज्म। तो तीन तरह के फिनोमेना होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले यू कैन सी है, यहाँ पे हमारी लाइट बेंड होती है तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है तो डिस्पर्जन फिनोमेना होता है, डिस्पर्जन। आई होप यू कैन सी हियर डिस्पर्जन। और यहाँ पे स्टूडेंट लाइट वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है ड्रॉपलेट से स्ट्राइक करके। तो थर्ड फिनोमेना हमारे पास है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए तीन फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं मायोपिया के ऊपर। मायोपिया में स्टूडेंट ये मायोपिया का डायग्राम है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हमारी जो कन्वर्जेंस है वो पहले ही हो जाती है, ये यहाँ पे यहाँ बिफोर द रेटिना मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में स्टूडेंट इट इज एक्चुअली आफ्टर द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रे डायग्राम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 38 पॉइंट। 38 पॉइंट में स्टूडेंट एक्चुअली हमें ये समझाना है कि पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन में क्या एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। वो है हमारे पास P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू 100 बाई एफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू 100 बाई एफ, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो और मिरर, यहाँ पे ये सारा जो डायमेंशन है दे आर एक्चुअली इन सेंटीमीटर्स। लेंस की जो पावर होती है उसको हम स्टूडेंट डायोप्टर से मेजर करते हैं, डायोप्टर से, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। आगे चलते हैं 39 पॉइंट पे। 39 पे स्टूडेंट हमसे ये पूछा है कि अगर लाइट हमारी परपेंडिकुलरली फॉल करती है, ऐसे नॉर्मली फॉल करती है, यहाँ पे एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 नहीं है, 0 है। इन फैक्ट इट इज बिकॉज वी हैव टू मेजर एंगल विद द नॉर्मल नॉट विद द सरफेस। सो आई 0 है तो आर भी हमारा 0 ही होना चाहिए एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारी जो रे है वो सीधी ही जाने वाली है, लाइक दिस, फॉलिंग नॉर्मली, दैट विल गो स्ट्रेट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई अपीयर्स ब्लू में स्टूडेंट एक्चुअली दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। जितनी वेवलेंथ हमारी कम हो उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी कम है। ब्लू कलर हैज़ स्मॉल वेवलेंथ, देयरफॉर इट हैज़ मोर स्कैटरिंग, इसलिए हर तरफ हमें ब्लू कलर ही नज़र आता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक्चुअली स्टूडेंट समझाया है कि जब हमारा जो सन है ओवरहेड होता है, यानी कि बिल्कुल नून पे एंड बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ही होता है 12-1 बजे के आसपास, तो वाइट क्यों नज़र आता है। असल में स्टूडेंट जब वो ओवरहेड होता है तो समवेयर हियर इट इज सन, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के कारण हमारी लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती इसलिए इट विल अपीयर वाइट। अगर बात करें सन राइज है सनसेट की, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमारा जो सन होता है यहाँ पे होता है हेयर हॉरिजन पे। ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, दिस डिस्टेंस इज़ वेरी मच ग्रेटर। तो डिस्टेंस सफिशिएंट होने के कारण लाइट स्कैटर होती है, और लाइट जब स्कैटर होती है तो उसमें से जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो लीड स्कैटर होता है।
लीस्ट स्कैटर होता है आपका जो सन है ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट इट अपीयर्स रेड। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट हमारे पास है, हमें एक स्फेरिकल मिरर गिवन है और एक लेंस गिवन है। उसकी फोकल लेंथ +15 है, लेंस की -15। हमें नेचर बतानी है। मिरर की नेचर हमारे पास होगी कन्वेक्स, क्योंकि अगर एफ पॉजिटिव हो तो दैट विल ऑलवेज बी कन्वेक्स, अगर हमारी एफ नेगेटिव हो तो दैट विल बी इन नेचर कनकेव। आगे चलते हैं 43 पे। 43 में एक्चुअली हमें कैटरेक्ट के बारे में पूछा है। कैटरेक्ट स्टूडेंट एक आई डिसीज़ है या डिफेक्ट है। उसमें बेसिकली होता क्या है, लेंस जो है हमारा थोड़ा सा एज के कारण क्लाउडी सा हो जाता है। आई होप यू कैन सी हियर दैट बिकम लिटिल बिट क्लाउडी ड्यू टू, होता क्या है कि प्रोटीन की लेयर जो फॉर्मेशन हो जाती है आई के ऊपर ड्यू टू प्रोटीन लेयर फॉर्मेशन ऑन लेंस। इसका जो ट्रीटमेंट है वो तो स्टूडेंट हमारे पास सर्जरी ही है, सर्जरी रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। आइए नेक्स्ट 44 पॉइंट पे चलते हैं। जो प्यूपिल है हमारी आई में, वो एक्चुअली अमाउंट ऑफ लाइट जो हो एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर ह्यूमन आई। आई होप यू कैन सी हियर। यहाँ पे मैंने शो किया है कि अगर हम डार्कनेस में एंटर करते हैं, दिस इज एक्चुअली शोन डार्कनेस, तो ये हमारे पास है इनिशियल प्यूपिल। तो जब हम डार्कनेस में एंटर करते हैं जो प्यूपिल का साइज स्टूडेंट ऐसे बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से हमारी जो लाइट एंटरिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। लाइट ज़्यादा एंटर होती है तो इट विल प्रोवाइड अस सफिशेंट विजिबिलिटी। डार्कनेस में प्यूपल का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम सनलाइट में एकदम से जाएं, यहाँ नीचे सनलाइट का डायग्राम है, सनलाइट में इसका साइज जो है थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ये है, ये इनिशियल साइज है प्यूपल का, जब हम सनलाइट में जाएंगे तो दैट विल बिकम स्मॉलर, तो उससे हमारी जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग है वो कम हो जाएगी, तो हमारी जो आँख है दैट विल गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम दी डैमेज। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 45 में स्टूडेंट नोट करने वाली बात है कि जो प्रिज्म होती है, प्रिज्म के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट कलर चलता है वो तो चलता है रेड। रेड कलर ट्रेवल फास्टेस्ट। जबकि अगर बाहर की बात करें और अंदर की बात करें तो स्लोएस्ट जो चलता है दैट इज वायलेट। इनसाइड प्रिज्म फास्टेस्ट रेड और स्लोएस्ट वायलेट। अगर यहाँ की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर ऑल कलर्स आर हैविंग सेम स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं सबसे जो कम डेविएशन हुई है वो रेड कलर की है। यू कैन सी हियर, सबसे कम डेविएशन रेड की है और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है वो है वायलेट कलर की। आगे चलते हैं। आजकल तो वैसे ही विंटर सीजन है। वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग ड्यू टू लाइट इज स्कैटर्ड बाय फॉग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैटरिंग के कारण हम विजिबिलिटी कम होती है। आगे है टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स ब्लैक। क्यों? क्योंकि जो स्पेस में एक्चुअली देयर इज नो एटमोसफियर, एटमोसफियर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होती, दैट इज वाई इट अपीयर्स ब्लू। आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे यूनिट्स बताए हैं, मेन क्वांटिटीज। करंट का यूनिट हमारे पास एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट। यहाँ पे अगर समटाइम्स अगर न्यूमेरिकल में हमें मिली एम्पियर गिवन है तो डैट मीन्स 10⁻³ एम्पियर। अगर माइक्रो है तो 10⁻⁻6 एम्पियर। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, रेजिस्टेंस का होता है ओम, जबकि रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर और चार्ज का होता है हमारे पास कूलम्ब। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आगे स्टूडेंट यहाँ पे बताया है कि मंथली बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। E1 पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी फैन के लिए, NPT। NP का मतलब, N का मतलब है नंबर ऑफ फैन, P का मतलब है हर एक फैन की पावर, T का मतलब है एक दिन के लिए वो जितना रनिंग है। सिमिलरली हम E2 कैलकुलेट करेंगे। इन दिस वे E2 कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली E3 कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों को हम ऐड अप कर देंगे, E1 E2 E3। तो हमारे पास लेट से के स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल सम है दैट इज 45,000। तो इसको हमेशा ही पहले 1000 से डिवाइड करना है किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेट्स इट इज़ कमिंग 45 किलोवाट आवर। तो इतने ही हमारे यूनिट्स हो गए हैं 45। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितना हमें यूनिट रेट गिवन है। अगर 10 है तो 10 से, अगर 5 है तो 5 से। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मंथली बिल। आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट पॉइंट 49 पॉइंट में स्टूडेंट हमें बताया है कि अगर हमारे पास जो आइडियल एमीटर होता है, एमीटर का यूज़ होता है करंट मेज़र करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ होता है।
जो गल्वेनोमीटर है, गल्वेनोमीटर इज एक्चुअली यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट जस्ट बाय डिफ्लेक्शन। आइए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें दो ग्राफ गिवन है वी और आई, यही भी यहाँ भी सेम लॉजिक यूज करेंगे। T1 T2 हमें देखना है कौन सा ज़्यादा है मेटल्स के लिए। प्लीज़ नोट डाउन दिस इज़ फॉर मेटल्स नॉट फॉर सेमी कंडक्टर्स और अदर थिंग्स। तो हमारी जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन V के क्लोज है तो T1 ज़्यादा होगा, इसलिए हमने लिखा है T1 इज ग्रेटर देन T2। सिमिलरली यहाँ पे T2 लाइन क्लोज है V के तो T2 हमारा ग्रेटर है। So these are some of the important points regarding class 10th physics. I hope you might have enjoyed and understood all the concepts. Please do not forget to share my video. Thank you very much.